देखिए, मध्य प्रदेश की मिट्टियों की यदि हम बात करें तो एक संस्थान है, उसके अनुसार एक आंकड़ा दिया है, शायद 5। भारत की तो मिट्टियों को 8 प्रकारों में बांटा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, सभी तरह की मिट्टियाँ नहीं मिलती। यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी नहीं मिलेगी। तो जो भी मिट्टी है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, हर साल बनता है। आजकल तरह तरह के प्रश्न बनने लगे। कैसे? आजकल प्रश्न स्टेटमेंट वाले बनने लगे, ठीक है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते, वहाँ फिर इस तरह से घुमावदार स्टेटमेंट बनाकर देते कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो मिट्टी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका पीएच है, उसकी प्रकृति कैसी, कौन सी फसल होती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसी क्षेत्र में क्यों पाई जाती है, वो जल को धारण कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसमें उर्वरता कितनी है, उसमें अपरदन भी क्या जल्दी होता है क्या, ये सारी चीज़ें भी, गर्मी में है या फिर बारिश में है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। जैसे काली मिट्टी है तो गर्मी में इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। और बारिश में या फिर उसमें पानी मिला दो तो बहुत ही चिकनी हो जाती है, उसमें गांठें पड़ जाती है। तो इस तरह दो इसकी प्रकृति है। तो ये प्रकृति पढ़ते टाइम ही याद रख लो, ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए, काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये थोड़ी सी बैतूल का जो भैंसदेई वाला क्षेत्र है और बालाघाट, वहाँ मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी चंबल घाटी वाले क्षेत्र में मिलेगी। मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड वाले क्षेत्र में। और काली मिट्टी की बात करें तो गहरी काली, साधारण काली, छिछली काली, ये आपको मालवा पठार, सतपुड़ा और नर्मदा घाटी में देखने को मिलेगी। यहाँ नक्शा दिया हुआ है, इससे स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। जलोढ़ कछारी मिट्टी ये चंबल घाटी वाले क्षेत्र में। मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी है बघेलखंड वाला क्षेत्र आ जाता है। लेटेराइट मिट्टी है बालाघाट वाला क्षेत्र या हल्की मात्रा में बैतूल के भैंसदेई में भी मिलती। यहाँ छिछली काली है नर्मदा घाटी में, साधारण काली और मालवा में गहरी काली मिट्टी मिल रही है। काली मिट्टी की बात करते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि इनके अन्य नाम क्या है। यहाँ से भी प्रश्न बन गया था, काली मिट्टी के अन्य नाम से प्रश्न बन गया था। तो रेगुर, कपासी, चेरनोजम, रेहे, कल्लर, ऊसर भी कहते हैं काली मिट्टी को। रेहे, कल्लर, ऊसर यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। लाल पीली मिट्टी को चलका या डोरसा कहते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे? लाल, कोई व्यक्ति है, कोई छोटा सा बच्चा है, वो धूप में निकला है, ठीक है। अब वो कैसा हो गया? लाल हो गया। तो उसको कह रहे चल, मतलब भाई तू चल यहाँ से, बहुत लाल हो गया धूप में, तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक। लाल पीला हो रहा है फिर वो। और डोरसा, ये यहाँ याद रखना। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी लाल, भूरिया, सफ़ेद मिट्टी, इसको केओलिन भी कहेंगे लेटेराइट मिट्टी को। यहाँ काली मिट्टी समझ लेते हैं। देखिए, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। बेसाल्ट मतलब ये लावा वाली चट्टानें होती है, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो चट्टानें बनती है वो। इसके अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, कपास या चेरनोजम। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, लगभग 47% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। फसल की बात करें तो सोयाबीन और मूंगफली। कपास, सोयाबीन, मूंगफली काली मिट्टी में होता है। और मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र, इसी में क्या आएगा? नर्मदा घाटी आ जाएगी, ऊपर मालवा का क्षेत्र और नीचे वाला निमाड़ क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर ये काली मिट्टी अपना क्षेत्र विस्तारित किए हुए हैं। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसको स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहते हैं और इसका काला रंग टिटेनिफरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यहाँ से समझिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। कहाँ फंसाएंगे आपको? ये जो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट है, इसके स्थान पर किसी अन्य नाम दे देंगे, कोई और ऑक्साइड दे देंगे। तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट याद रखना है। दूसरी बात कैसे याद रखोगे? देखो, क्या होता है कि बच्चे जो मिट्टी खाते हैं तो हम उनको मना करते, याद रखना उस मिट्टी से फिर उनको टेटनस टॉक्साइड, जो टेटनस बीमारी है वो होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसके जीवाणु उस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मिट्टी है तो उसमें क्या रहेगा? टिटेनिफेरस। बात समझ में आई? भूलोगे नहीं अब। दूसरी बात, लोहे और चूने की प्रचुरता होती है। लोहे की प्रचुरता होती है, इसी तो काला रंग हो रहा है। अब चूना, चूना क्या होता है? पानी सोख लेता है। घरों में आपने जब पुताई की होंगी, पहले के समय में डिस्टेम्बर की पुताई होती थी, नीले कलर का पाउच आता था, चूने में उसको मिला देते थे और घर में पुताई करते थे। तो जैसे ही चूने में पानी डालो, चूना पूरा पानी सोख लेता है।
तो यदि इस मिट्टी में चूने की प्रचुरता है तो बिल्कुल ये पानी सोखेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो लसलती हो जाती है। इसका वर्गीकरण दिया हुआ है, साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। साधारण काली में निमाड़ और उत्तरी मालवा, गहरी काली में मालवा और छिछली काली में सतपुड़ा वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। आगे लाल पीली मिट्टी देखते हैं। लाल पीली मिट्टी को चलका या डोरसा मैंने बताया था बघेलखंड वाला क्षेत्र था। तो इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस के अपरदन से बना है, क्योंकि यही चट्टानें उस क्षेत्र में पाई जाती है, उसी से मिट्टी बनेगी। चलका या डोरसा नाम और 33% भाग पर ही पाई जाती है। इसकी फसल धान या चावल है। पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड वाला क्षेत्र है। लाल रंग किसके कारण होता है और पीला रंग किसके कारण, दोनों चीज़ें याद रखना है। काली मिट्टी की बात करें तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण उसका रंग क्या होता है, काला होता है। लेकिन जब लाल पीली मिट्टी की बात कर रहे हैं, लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन से। जैसे लाल रंग है उसमें आप थोड़ा पानी मिला दो तो हल्का हो जाएगा, पीला दिखने लगेगा, बस यही से इसको याद कर लेना है। मिश्रित मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश के 10% भाग पर आयरन की प्रचुरता इसमें होती है। गेहूं, धान, तिल और बुंदेलखंड और विंध्य वाला क्षेत्र, ठीक बघेलखंड के ठीक ऊपर बुंदेलखंड और विंध्य वाले क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखिए, नदियों के अवसाद जमने से चंबल घाटी में, मैंने आपको बताया था, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और लगभग 3% भाग पर, जलोढ़ भी 3 शब्द से मिलकर बना है, ये 3% भाग पर पाई जाती है। पोटाश की अधिकता के कारण मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप काली मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, फिर किस कारण, क्या ऐसे पोषक तत्व है कि सर्वाधिक उपजाऊ है, तो पोटाश की अधिकता के कारण क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ है। इसमें फसल कौन सी होती है, गेहूं, गन्ना और सरसों। और विस्तार चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र में होता है, ठीक। जहाँ नदियों के अपरदन से हो रहा है, नदियों के अवसाद जमने से हो रहा है। नदियाँ जब अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा के ले जाती तो जो भी अवसाद किनारे जमते जाते उन्हीं से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो बिल्कुल नदी घाटियों में होगा, तो चंबल नदी और नर्मदा घाटी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। देखो, लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% भाग पर। जलोढ़ मिट्टी 3% भाग पर हमको मिल रही थी। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ज्वार बाजरा मक्का जो है इसकी फसलें है। इसका विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा और बैतूल किस में आता है, सतपुड़ा में। और मध्य भारत का पठार जो मंदसौर, नीमच, श्योपुर। लेटेराइट मिट्टी यहाँ भी मिल रही मध्य भारत के पठार में, मंदसौर, नीमच और श्योपुर में। और ये मिट्टी क्या है, सबसे कम उपजाऊ। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। 3-4 फैक्ट यही से हो गए। यहाँ कुछ करंट का बिंदु दिया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान 40% से भी अधिक है। ये आया हुआ प्रश्न है, MPPSC की किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा वितरण की बात करें तो मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, इसको चलका या डोरसा भी कहते हैं, सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी, निमाड़ में साधारण काली, और मध्य भारत पठार में कछारिया जलोढ़। कछारिया जलोढ़ 3% है, ठीक है। और ये जो लाल पीली मिट्टी है 33% का अपना शेयर देती है मध्य प्रदेश की मिट्टियों में। अब इनके रंगों की बात करें तो काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, मैंने कहा था मिट्टी से बच्चे मिट्टी खाती है तो टेटनस होने बीमारी की संभावना रहती है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड, और जो पीला रंग है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन से हो जाएगा। और लेटेराइट का भूरा सफ़ेद रंग केओलिन के कारण होता है। फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, जो काली मिट्टी, उसमें कपास, मूंगफली, सोयाबीन भी बताया था, सोयाबीन लिख लेना यहाँ। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ और गन्ना हो जाएगा। जो लाल पीली मिट्टी बघेलखंड वाले क्षेत्र में उसमें चावल। और लेटेराइट मिट्टी आपने बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला क्षेत्र देखा होगा, वहाँ मक्का बहुत होता है छिंदवाड़ा में, तो लेटेराइट मिट्टी मक्का। और बैतूल का कुकरू खामला, यहाँ कॉफ़ी, तो लेटेराइट मिट्टी मक्का और कॉफ़ी के लिए। मिट्टी बचाओ आंदोलन, अभी तक आपने पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ, वन बचाओ सुना होगा, लेकिन मिट्टी बचाओ आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1977, मतलब बहुत पहले हो चुकी है। ये आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण
जलभराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो मिट्टी बचाओ आंदोलन याद रखना कब शुरू हुआ था, 1977 में। क्यों शुरू किया गया था, तो जो हमारा तवा बांध है उसमें जलभराव और जो लवणता है उसके खिलाफ हमने ये शुरू किया था आंदोलन। अनालिका अपर्दन या गली इरोजन की बात की है, तो इस प्रकार के अपर्दन में मृदा में बड़ी और अधिक गहरी नालियां बन जाती है। इन खंडरों को बीहड़ कहते हैं। जैसे चंबल नदी के द्वारा अनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, चंबल नदी किस प्रकार का अपर्दन करती है, तो गली अपर्दन या अनालिका अपर्दन करती है। और सबसे ज़्यादा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मुरैना, भिंड और श्योपुर। क्यों, क्योंकि चंबल नदी के अफवाह वाले क्षेत्र में ये जिले शामिल हैं। आगे क्या दिया हुआ है, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के बारे में कुछ बिंदु दिए हैं। तो देखिए अम्लीय का पीएच कितना होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, ये 0 से 7 है और 7 से अधिक है। जो अम्लीय है उसका पीएच 7 से कम होगा और जो क्षारीय मतलब बेसिक है उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, या 7 से 7 वाली जो प्रकृति है उसको उदासीन कहते हैं। ठीक, यहाँ समझिए, अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व बह जाएंगे। देखो, यदि मिट्टी अम्लीय है तो क्षारीय तत्व उसमें से गायब रहेंगे, तब वो मिट्टी अम्लीय रहेगी। ऐसे ही क्षारीय मिट्टी है तो उसमें जो क्षारीय तत्व है वो नष्ट नहीं होंगे बल्कि ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। बात खेल पूरा क्षारीय तत्वों का है। अम्लीय में क्षारीय तत्व गायब हो जाएंगे और क्षारीय मिट्टी में जो क्षारीय तत्व है वो ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। तो अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच 7 से कम हो जाता है, तो उसको अम्लीय मिट्टी कहते हैं। यदि अम्लीय मिट्टी हो गई तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इसमें बढ़ जाएगी। और अम्लीय मृदा के समाधान के लिए किसका यूज करेंगे, चूना का। की पॉइंट क्या याद रखना, हाइड्रोजन आयन याद रखना, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। चूना याद रखना, चूना इसके उपचार के लिए यूज करेंगे। और कौन से तत्व बह जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैसा तत्व है, क्षारीय तत्व है। इतना समझ में आ गया। फिर क्षारीय मिट्टी, तो कम वर्षा है तो उसके कारण जो क्षारीय तत्व वही कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्या करेंगे, घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होंगे और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। क्योंकि कम वर्षा हुई, ज़्यादा वर्षा होती तो ये बह जाते, लेकिन कम वर्षा हुई तो वही घुलनशील होकर ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच क्या हुआ, 7 से अधिक हो गया। ऐसे मिट्टी को क्या कहेंगे, क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मृदा में OH आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम और पायराइट का अधिक यूज किया जाता है। अम्लीय मृदा है उसके समाधान के लिए किसका यूज कर रहे थे, चूना का। ठीक है, और क्षारीय मृदा इसके समाधान के लिए क्या, जिप्सम और पायराइट का। इसमें कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, ऑक्साइड आयनों की जो सांद्रता इसमें बढ़ जाएगी। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया है। जो कृषि वाला लेक्चर है वो अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।